Hello everyone. Today we study packaging of DNA. DNA की नेचर, DNA का फॉर्मेशन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोसोम्स बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है, किस प्रकार से डीएनए ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैक्ड होता है। जैसे कोई भी हम मटेरियल मार्केट से लाते हैं तो किस प्रकार से अंदर पैक रहता है, एकदम से वेल ऑर्गेनाइज मैनर से उसको यथा स्थान से उसके जो भी उसका पर्टिकुलर बॉक्स होता है उसी प्रकार उसमें रहता है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में डीएनए भी किस प्रकार से पैक रहता है, किस प्रकार से डीएनए की पैकेजिंग होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो डीएनए का जो टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर इन ह्यूमन फाउंड इन 6.26 into 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये बेस पेयर होते हैं, कितने होते हैं? 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पेयर। इतने बेस पेयर मनुष्य की बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये पैकेजिंग, ये बेस पेयर किस प्रकार और हमारी बॉडी में पैक होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से और प्रोकैरियोटिक से लॉ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जो आदिम प्रिमिटिव पीरियड्स में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक है। एंड यूकैरियोटिक जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं। तो उस प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए की जो पैकेजिंग होती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए की पैकेजिंग होती है। एंड यूकैरियोटिक में स्टोन के साथ, उसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकिंग होती है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, ये हमें जानना आवश्यक होता है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में कोई उसका रोल नहीं है। यूकैरियोटिक की हम डायरेक्टली बात करते हैं जो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस से। तो यूकैरियोटिक में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो 5 प्रकार की होती है, H2A, H2B, H3 एंड H4। मैं प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में बता चुका हूं आपको कि 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है। चारों प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होकर क्या बनाती है, ऑक्टोमर बनाती है। H2A के 2, H2B की 2 एंड H3 के 4 और H4 एंड यहां से H2A, H2B, H3, H4 इसके एवरी हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑक्टामर बनाते हैं और इस ऑक्टामर के चारों ओर डीएनए का मॉलिक्यूल के बेस पे जुड़े रहते हैं। कितने हो गए ऑक्टामर? ये ऑक्टामर यहां पर बन जाते हैं H2A, H2B, H3, H4 के 2 मॉलिक्यूल्स बनाकर ऑक्टामर। तो इस प्रकार का मॉडल बनाते हैं, उस प्रकार एक संरचना बनाते हैं जिसमें 200 बेस पेयर कितने होते हैं, बेस पेयर 200 बेस पेयर 200 बेस पेयर इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम्स मॉडल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर H1 प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो लिंकर प्रोटीन भी हम जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एवरी न्यूक्लियोसोम्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करती है, H1 प्रोटीन करती है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर एक प्रकार का न्यूक्लियोसोम्स मॉडल बनाती है। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल से अब नंबर ऑफ द न्यूक्लियोसोम्स मॉडल मनुष्य में कितने होंगे, इसको हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ द न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमंस, मनुष्य में कितने होंगे उसके हम डिवाइड कर देंगे 6 into 6 into 10 की पावर 9 वो डिवाइड कर देंगे 200 से, तो न्यूक्लियोसोम्स की संख्या आ जाएगी हमारे बॉडी के अंदर। अब ये डीएनए न्यूक्लियोसोम बन गया। न्यूक्लियोसोम्स, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में कनेक्ट होकर क्या बना देंगे, सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड का मतलब न्यूक्लियोसोम्स आपस में जुड़ रहे हैं और सोलेनॉइड बन गया। अब ये सोलेनॉइड बनने के बाद क्रोमेटिन बनेगा। अब ये क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन से 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ऑर्गेनिज्म से 2 प्रकार के हमें स्टेन दिखाई देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो होता है यूकैरियोटिन एंड हेटेरोकैरियोटिन। 2 प्रकार के स्टेन हमें देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिन एंड हेटेरोकैरियोटिन।
यूक्रोमेटिन एंड दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन दीज आर द लाइटली, मतलब ये जो अरेंज होता है वो लाइट कलर का होता है, इसको स्टेन करते हैं लाइट कलर का, ये होता है डार्क कलर का। यदि हम इसको किसी भी स्टेन करेंगे तो ये क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे, ये लाइट कलर के और ये डार्क कलर के। ये ट्रांसक्रिप्टिवली या ट्रांसक्रिप्टिव एक्टिव, ये पैसिव। ठीक है, कहने का अर्थ है इसका हम यदि ट्रांसक्रिप्शन यदि करना चाहें क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए जो बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। उस एमआरएनए जो बनेगा वो ये यदि इस प्रकार का जो क्रोमोसोम्स में डीएनए पाया जाता है वो बनाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्टिव एक्टिव। नहीं बना पाएगा इट मींस पैसिव होगा। तो ये लाइट कलर के हमें शो होते हैं, ये डार्क कलर के होते हैं। तो इस प्रकार का दो प्रकार के हमें स्टेम क्रोमोसोम्स में दिखाई देते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। कहने का अर्थ है जो जेनेटिकली एक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, यूक्रोमेटिन, एंड हेटेरोक्रोमेटिन आज जेनेटिकली नॉट एक्टिव, ये एक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि इनका क्या नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो सकता। और ये जैसे लाइट कलर का है तो ये जो पैक होते हैं वो लूजली होते हैं और ये क्या होते हैं, टाइटली। एक बार हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड हम निकाले तो ये टाइटली, हेटेरोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होती है। तो इस प्रकार से हमने ये डीएनए की पैकेजिंग के बारे में देखा। अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, डीएनए ही वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। मेंडल ने बताया फैक्टर सिम्टम को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाती है, वन जनरेशन आफ्टर सेकंड जनरेशन, आप सेकंड या आफ्टर थर्ड जनरेशन। तो डीएनए को ही उसने मेंडल ने बताया फैक्टर। अब वास्तव में हम कह रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, ये डिस्कवरी कैसे हुई। उन कुछ एक्सपेरिमेंट आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री हम देख लेते हैं। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके एक्सपेरिमेंट कुछ से हुए, उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल थ्रू आउट। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट डीएनए के बारे में जेनेटिक मटेरियल कौन है क्या नहीं है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जो हुआ डिप्लोकोकस से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया पर। ये जो वायरुलेंट स्ट्रेप्टोकोकस से जो न्यूमोनिया होता है, जो जिसके कारण न्यूमोनिया नामक डिजीज पाई जाती है माइस में, चूहों में, उसके बारे में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये साइज एक्सपेरिमेंट सबसे पहले आपके जो सिलेबस में जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है यही है साइज इसमें, हाँ यही है। ये सबसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है और ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सबसे पहले है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले इसमें आता है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928। बैक्टीरिया स्टेनस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और जो कॉजेज होता है, जो डिजीज होती है इसके द्वारा उसको बोलते हैं न्यूमोनिया। इस डिजीज का नाम है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को, इस डिजीज से माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या डेथ हो जाती है। हम इसको ऑलरेडी ऐसे भी बोल सकते हैं पहले ही कि ये डिजीज उसमें हुई, या डेथ बोल सकते हैं, दोनों रीजन हम इसको बता सकते हैं। तो इस डिजीज को फैलाने वाले स्ट्रेप्टोकोकस प्यूनिमोनिया की दो प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन का मतलब दो प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं, दो प्रकार के प्रभेद, दो प्रकार के इसमें या उपजाति पाई जाती है। सबसे पहला इसमें एक होता है आर स्ट्रेन,
और दूसरा एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन इसमें कोई पॉलीसेकेराइड्स की मेम्ब्रेन के बाहर नहीं पाई जाती। एस स्ट्रेन में क्या पाई जाती है, एक पॉलीसेकेराइड्स की क्या पाई जाती है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसको बोला गया, इसमें एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट पाई जाती है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वायरुलेंट हो जाते हैं। इसके बाहर क्या पाई जाती है, स्मूथ पॉलीसेकेराइड, स्मूथ पॉलीसेकेराइड्स की मेम्ब्रेन या कोट भी डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं, ये कोट पाई जाती है। इसके कारण क्या हो जाते हैं, सिस्टम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वायरुलेंट हो जाते हैं। वायरुलेंट का मतलब उग्र हो जाते हैं। उग्र होने से क्या हो जाता है, ये उस डिजीज को फैला सकते हैं, उस वो डिजीज इसके द्वारा हो जाती है और जिससे माइस की डेथ हो जाती है। तो उन्होंने दो प्रभेद लिए, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। डायरेक्टली हम इसको क्या बोल सकते हैं, एस स्ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज एंड आर स्ट्रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज। तो सबसे पहले आर प्लस माइस, इसको हम डायरेक्टली फ्लो चार्ट के द्वारा हम समझते हैं। माइस में इसको क्या किया, इंजेक्ट किया, रिजल्ट क्या निकला, आर स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट करवाया, आर स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट करवाया, क्या हुआ, इसमें माइस डाई हो गया, माइस की डेथ हो गई। होगी क्या, नहीं। आर स्ट्रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज। इट मीन्स क्या हुआ, माइस क्या रहेगा, चूहा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। आर स्ट्रेन को ये क्या आ जाएगा, माइस डेड। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, माइस की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके कारण जो हमें निमोनिया डिजीज होती है, क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड फाउंड इन द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। किसमें पाए जाते हैं, एस स्ट्रेन में क्या पाया जाता है, स्मूथ पॉलीसेकेराइड का कोड पाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसकी चारों ओर कवरिंग से ये माइस के क्या हो जाता है, निमोनिया डिजीज हो जाती है, जिससे माइस डेड। सबसे उसके बाद उसने क्या किया, पहला ये किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट आर स्ट्रेन को उसने क्या किया, हीट किया। आर का तो मतलब नहीं, सॉरी, एस को किया हीट किया यानी हीट किल्ड, उसको मार दिया, हीट कर दिया सिस्टम को, और माइस में इंजेक्ट करवाया। तो माइस क्या रहे, माइस को निमोनिया डिजीज नहीं, माइस क्या रहे, जीवित रहे। एंड लास्ट फोर एक्सपेरिमेंट जो उसने किया, ऐसे जो हीट किल्ड थे उसके साथ आर स्ट्रेन को मिला दिया और माइस में इंजेक्ट करवाया। Then mice is died। ऐसा क्या हुआ, यहां पर देखिए उन्होंने ग्रिफिथ ने किया, एस स्ट्रेन के जो हीट किल बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, तो माइस मर रहे हैं, माइस की डेथ हो रही है। बट यहाँ पर एस स्ट्रेन सिर्फ अकेले हैं और उनको हीट किल कर दिया है, और माइस क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, लाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब यदि हीट किल बैक्टीरिया होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, वो डेड नहीं होता, वो जेनेटिक मटेरियल अंदर सेफ रहता है। उस जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किसमें हो गया, आर स्ट्रेन में हो गया। आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन, किसने कर दिया, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में। जेनेटिक मटेरियल में जो एस स्ट्रेन से जो जेनेटिक मटेरियल था, वो जेनेटिक मटेरियल किसमें ट्रांसफर हो गया, आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया, और आर स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन, देन माइस इज डेड। इसी कारण माइस क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस प्रकार से जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है उसने बताया कि वास्तव में जो जेनेटिक मटेरियल है वो पीढ़ी में आने वाले सिम्टम को
या जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए होता है। यानी वो जेनेटिक मटेरियल, अभी तक ये नहीं पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, अभी क्या पता लगा कि जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या है वो आगे के नेक्स्ट का एक्सपेरिमेंट है। उसी इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी रूपांतरणकारी सिद्धांत। रूपांतरणकारी क्या हुआ, क्योंकि एस स्ट्रेन से जो जेनेटिक मटेरियल वो आर स्ट्रेन में चला गया और आर स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एस स्ट्रेन जेनेटिक मटेरियल। किसके कारण, एस स्ट्रेन से जो जेनेटिक मटेरियल वो किसमें चला गया, आर में। किसके कारण हुआ, जेनेटिक मटेरियल के कारण। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो माइस में फैल गया, देन भी माइस क्या हो गया, मर गया। तो इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद एवरी कोलिन मैक्लियोड मैकार्थी 1944 में 3 प्रकार के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया कि उसकी बायोकेमिकल नेचर कैसी होती है जेनेटिक मटेरियल को। ये तो ग्रिफिथ ने पता लगा लिया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसकी बायोकेमिकल नेचर क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है, उसका पता लगाने के लिए एवरी मैक्लियन कोलिन मैकार्थी 1944 में उनका एक्सपेरिमेंट हुआ, वो हम पढ़ते हैं अभी। और एवरी एंड कोलिन थर्ड है मैकार्थी। 1944 में तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया कि रियल में जो बायोकेमिकल नेचर डीएनए की क्या होती है, उस डीएनए के बायोकेमिकल नेचर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम को उस मिक्सर में मिलाया, आरएनएज एंड प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनए। DNA enzyme which is responsible for lysis of the DNA and RNA is enzyme which is responsible for RNA lysis। यानी RNA को जो विक्टिम करता है वो RNA होता है और DNA को जो विक्टिम करता है वो DNA होता है, एंड प्रोटीन को जो विक्टिम करता है वो क्या होता है, प्रोटीन। तीनों प्रकार के मिक्सर तीनों में मिलाए और तीनों में मिलाने के पश्चात सबसे पहले दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, DNA, RNA एक्सेट्रा। They discovered that digestion of the protein and RNA using protease RNase did not affect transforming principle। यानी जैसे हम DNA और RNA को डाइजेशन प्रोटीन और RNA को मिलाते हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बिल्कुल भी रोक नहीं, स्टॉप नहीं करते हैं, और स्टॉप करता है DNA। जैसे DNA एंजाइम को उस मिक्सर में हम मिलाते हैं तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, कि DNA एंजाइम इज लाइसिस कर देता है, उस डीएनए को क्या कर देता है, तोड़ देता है, विकृत कर देता है। डीएनए एंजाइम उसमें मिलाते हैं तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इससे हमें पता लग गया कि प्रोटीन मिलाते होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आरएनए मिलाते हैं तब भी होता है, और डीएनए मिलाते हैं तब नहीं होता। तो इससे यही कंक्लूड किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, नॉट ए आरएनए एंड नॉट ए प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट जेनेटिक इसका कंफर्मेशन जो किया था वो किया था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने 1952 में। चेज नामक साइंटिस्ट मार्था चेज ने उसने they found that DNA genetic material also come from the experiment Alfred Hershey and Martha Chase 1952। उसने बैक्टीरियोफेज की हेल्प ली थी। बैक्टीरियोफेज के द्वारा उन्होंने दो प्रकार के जो आइसोटोप्स का यूज किया था, फास्फोरस 32, सल्फर 35। एज वी नो हम जानते हैं कि डीएनए में क्या पाया जाता है, सभी जानते हैं डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट होता है एंड
प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। अब यदि इस डीएनए में जो प्रोटीन में जो डीएनए में जो फास्फोरस होता है उसको हम यदि आइसोटोप के द्वारा साइन कर देते हैं कि इसमें जो फास्फोरस पाया जाता है वो आइसोटोप 32 है, एंड प्रोटीन में जो सल्फर पाया जाता है उसको हम ये चिन्हित कर देते हैं, उसमें जो फास्फोरस जो पाया जाता है वो 35 है, तो हम आसानी से उसको पता लगा सकते हैं कि जो मिक्सर में जो आने वाला है वो आइसोटोप वाला डीएनए वाला है या प्रोटीन वाला सल्फर है। तो उसने Hershey says made two preparation of the bacteriophage in one phase protein with level with 35S। उसने दो प्रकार के मिक्सर लिए, उसमें सेपरेशन तैयार किए, उसी को लेबल किया 35S से, प्रोटीन लेवल 35S एंड कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सल्फर, दूसरे में सल्फर से किया, और डीएनए वाज लेबल्ड विद 32 फास्फोरस प्रोटीन इनटू मीडियम कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फास्फोरस, यानी उस डीएनए में क्या किया, रेडियोएक्टिव फास्फोरस को यूज किया, और उससे दोनों प्रिपरेशन को सेपरेटली किससे अफेक्ट करवाया गया, इफेक्ट करवाया गया इस्चीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से, ई कोलाई बैक्टीरिया से उसको क्या करवाएगा, इफेक्ट करवाएगा इन्फेक्शन करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इस्चीरिया कोलाई होता है वो बैक्टीरिया होता है, उसको जो इन्फेक्ट करने वाला वो वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। उस वायरस का नाम उसको हम लेते हैं बैक्टीरियो, ये बैक्टीरियोफेज इस्चीरिया कोलाई उसको करेगा, दोनों सेपरेटली मीडियम में वन कंटेनिंग S35 प्रोटीन एंड सेकंड कंटेनिंग 30 फास्फोरस 30 P32। After infection, E. coli cells were generally agent into a blender and separately phase particle from the bacteria. Then the culture was centrifuged. उसके बाद कल्चर को क्या गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया। जैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, heavier bacterial cell formed as a pellet in the bottom. heavier जो बैक्टीरियल सेल होता है वो बॉटम की ओर आ जाती है, सरफेस में चली जाती है। सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूजन मशीन के द्वारा सेंट्रीफ्यूज हुआ, एंड लाइटर कंपोनेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल रिमेन सपर्टेंट, और तली में कौन जाती है, जो उसका सरफेस होता है ऊपर की ओर तैरती है, वो कौन होती है, लाइट वाली, एंड सपर्टेंट कंटेन वायरल प्रोटीन लेवल 35S, यानी जो और हेवी पिलेट होता है वो क्या रखता है 32 फास्फोरस। दिस वाज द डीएनए लेवल with 32S and enter into bacterial cell, and this provide the DNA is genetic material. The bacterial pellet containing radioactive 32, यानी उसमें क्या होता है, रेडियोएक्टिव 32 होता है जो वास्तव में बैक्टीरियल होता है, जो हेवियर होता है, एंड वायरल लेवल डीएनए, उसमें क्या पाया गया, वायरल लेवल डीएनए पाया गया, प्रोटीन लेवल डीएनए नहीं पाया गया। तो इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है कि लास्ट में जो जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास बचता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। वो डीएनए कहां से आया, बैक्टीरियोफेज से किस में आ गया, इस्चीरिया कोलाई में आ गया, प्रोटीन नहीं गई, इट मींस प्रोटीन नहीं आई, क्योंकि उस जो प्लेट में जो बॉटम में जो हमें मिला है उसमें प्रोटीन वाला लेबल्ड सल्फर नहीं पाएगी, सिर्फ क्या पाएगी, डीएनए लेबल्ड फास्फोरस पाएगी। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल है। लास्ट डिस्कवरी जो हुई उसको हर्शे बचेज नामक साइंटिस्ट ने की, उन्होंने पता लगा कि वास्तव में डीएनए ही क्या है, एज ए जेनेटिक मटेरियल है। इसमें यदि कंक्लूजन हो तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस बैक्टीरियोफेज प्लस बैक्टीरिया दोनों मिक्सर को मिलाया गया, किसको, बैक्टीरियोफेज प्लस बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन और डीएनए को क्या कर दिया गया है, लेबल कर दिया गया है, यानी ये मान लीजिए क्या है, बैक्टीरिया या इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरियोफेज है। यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन और कर देता हूँ, डिवाइड हो जाएगा थोड़ा आपके, ये बैक्टीरिया ई कोलाई, और यहाँ पर क्या है, ये बैक्टीरियोफेज, इसका प्रोटीन और प्रोटीन में सल्फर 32 एंड डीएनए फास्फोरस 32 और सल्फर 35 से इसको आइसोटोप से इसको क्या गया, चिन्हित किया, मार्क किया गया है। जैसे ये इस इस्चीरिया कोलाई को इन्फेक्ट करेगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, उसका जो फास्फोरस 32 से क्या है,
आइसोटोप है तो इस फास्फोरस डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ इसमें आएगा। यदि जेनेटिक इसका इसके साथ इसको इन्फेक्ट कर रहा है, इट मींस इसमें डीएनए जा रहा है या प्रोटीन जा रही है। तो यदि डीएनए जाएगा तो इसके डीएनए में क्या मिलेगा, 32 फास्फोरस मिलेगा, प्रोटीन जाएगा तो क्या मिलेगा, 35S मिलेगा। लेकिन वास्तव में जो आइसोटोप मिलता है वो क्या मिलता है, इस कोलाई का एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, P32। और P32 किसके साथ हमने ऐड किया था, किसके साथ जुड़ा हुआ था, डीएनए के साथ। तो निष्कर्ष निकल गया, कंक्लूजन निकल गया, डीएनए इज द मोलेक्यूलर दैट ओन बाय हेसे एंड चेज साइंटिस्ट।